जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हम लोग का विषय है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष तथा सघोष व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के क्रम में हम लोग अब तक जान चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, उस पर भी चर्चा पिछले कुछ लेक्चर्स में की जा चुकी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अल्प मीन्स होता है थोड़ा और प्राण मीन्स होता है वायु, अर्थात अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ी मात्रा में वायु निष्कासित होती है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वायु निष्कासित होती है। अब अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो देखिए प्रत्येक वर्ग जो आपको 25 स्पर्श व्यंजनों का वर्ग बतलाया गया था, 5-5 वर्णों का या 5-5 व्यंजनों का एक वर्ग बनाया गया। कुल 5 वर्ग होते हैं जिसमें 25 वर्ण या व्यंजन सम्मिलित किए गए हैं। तो उन 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का जो पहला होगा, तीसरा और 5वां वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन आपको बतलाए गए थे य, र, ल और व, ये सभी आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे, तो नहीं कहते हैं कि 1-3 मतलब 3-5 करना। 3-5 का मतलब उलझा कर रखना, और जब कोई व्यक्ति कहीं उलझेगा तो फिर उसकी सांस तो टंगेगी ही टंगेगी। उसके जो नाद होंगे वह धीमी गति से होंगे। तो 1-3-5 जहां भी होगा वहां पर ध्वनि दबेगी, आवाज दबेगी, और वे सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, तीसरा हो गया और 5वां वर्ण, 1-3-5। साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दूसरा आपका महाप्राण। महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है। महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है। अब महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। साथ ही साथ जो उष्म व्यंजन होते हैं स, स और ह, ये आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब इनको भी आप तार्किक रूप से याद कर सकते हैं। महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो थोड़ी सी भी आप मैथ यदि जानते हैं तो 2 कैसा नंबर, सम संख्या,
चार कैसा सम संख्या, और सम का मतलब होता है योग। सम का मतलब योग होता है, जोड़ होता है। और जब हम कोई बात जोड़ कर बोलेंगे या जोड़ लगाकर बोलेंगे तो वायु अधिक मात्रा में निष्कासित होगी, अर्थात वे सभी वर्ण जिनका अपने वर्ग में स्थान बनता हो सम प्लेस पर, या सम का मतलब अनुकूल परिस्थिति जिसे कहते हैं। तो जब अनुकूल परिस्थिति होगा तो व्यक्ति फलेगा फूलेगा, हष्ट पुष्ट होगा। हष्ट पुष्ट होगा तो उसकी आवाज में दम होगा, और आवाज में दम होगा तो वह जो भी कुछ बोलेगा उसमें वायु अधिक मात्रा में निष्कासित होगी, मतलब उसकी बात में दमदारी होगी। तो इस प्रकार से जो महाप्राण व्यंजन होंगे उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, और अपने जो ऊष्म व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन का मतलब स, स और ह। तो ये रहे आपके महाप्राण। इसके बाद है आपका अघोष। तो अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कोई कंपन क्रिएट नहीं होता। अघोष वर्ण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कोई कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रिका में कोई विशेष हलचल नहीं होती है, उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें आपका तीनों स आ जाते हैं, तो यह आपका अघोष है। अब इसको तार्किक रूप से कैसे मन में बैठाएंगे? तो जब हम लोग किसी बात को स्टार्ट करते हैं तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि शुरू में हमारी आवाज स्लो होती है, लेकिन हम जब जैसे जैसे लय प्राप्त करते हैं वैसे वैसे हमारी आवाज की जो तीव्रता वो बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में, हमारे आवाज में दमदारी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अब प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक वर्ग जो स्पर्श व्यंजनों के 25 वर्ण है उन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो जब आप किसी भी वर्ग को बोलना स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आपकी आवाज क्या होगी? स्लो होगी, वहां पर घोष नहीं होगा, आवाज में दमदारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है और जो दूसरा वर्ण है वह आपका क्या होगा? अघोष वर्ण होगा या अघोष व्यंजन होगा। साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन आपको बतलाए गए थे उसके भी जो प्रारंभिक 3 स, और स, ये तीनों भी आपके अघोष वर्ण में आते हैं। और जो आगे है सघोष। तो सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, हलचल होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या है? सघोष कहते हैं। तो हमने बताया कि जैसे जैसे आप जब बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी वाणी प्रवाहपूर्ण होती जाएगी। तो प्रत्येक वर्ण का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा, साथ ही साथ जो आपके, चलिए उसमें थोड़ा त्रुटि हो गई, जो आपका स और ह होता है वह ऊष्म वर्ण होता है।
तो उसमें आपका जो तीनों स होगा वह आपका किसके अंतर्गत आएगा? थोड़ा वहां पर सुधार कर लिया जाए। चलिए सही है। तो स और स आपके क्या हो गए? ये सब उष्म व्यंजन है और यह तीनों स किसमें आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो सघोष है, इसमें प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा और साथ ही साथ आपके जो अंतस्थ वर्ण य र ल व होंगे और साथ ही जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ह आता, यह भी आपका सघोष वर्ण है। तो इस प्रकार से यह आपके हो गए सघोष वर्ण की बात। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यह भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि अघोष, सघोष, अल्प या महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो। तो देखिए, जो महाप्राण से पहले अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में आपका प्रत्येक वर्ग से 3 वर्ण को आप उठाएंगे और 5 वर्ग बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19। तो जो 19 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, वे अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण की यदि बात करते हैं तो महाप्राण में आप प्रत्येक वर्ग से 2 वर्णों को उठाएंगे और 5 जो वर्ग है वहां से 5 गुना 10 हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 हो गए, तो 10, 4, 14 क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण हो जाएंगे। यदि अघोष की बात करते हैं तो अघोष में प्रत्येक वर्ग के पहले 2 अक्षरों को लेना है, तो यहां से 10 हो जाएगा, 11, 12 और 13 यह हो गए आपके जो है अघोष। सघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग से आपको 3 अक्षर उठाने हैं, तो 15 यह हो गए। इसके बाद 4 अंतस्थ हो जाएंगे, तो 15, 4, 19 और एक ह आता है, तो इस प्रकार से आपका 20। तो जो 20 वर्ण है यह आपका किसके हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने जाना अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्णों के बारे में। तो मेरा यह लेक्चर आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन आपके शायद एक छोटे से प्रयास से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो प्लीज अपने भी लाभ उठाएं और दूसरे को भी लाभ पहुंचाने का फर्ज अदा करें। धन्यवाद।